गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा भारत का एक सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पे हम लोगों ने देखा मुख्य रूप से हिमालय, हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय को हम लोगों ने कंप्लीट किया। हिमालय प्लस उत्तर पूर्वी हिमालय को, उत्तर पूर्वी हिमालय को हमने कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत हिमालय को संपूर्ण रूप से कितने भागों में डिवाइड करके देखा गया उसको भी देखा हम लोगों ने। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, उसके दक्षिण में आएंगे थोड़ा सा तो महान हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय। उससे नीचे अगर हम आएंगे तो हमारा मध्य या लघु हिमालय हो जाएगा, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। इन सारी श्रेणियों का हमने डिटेल में अध्ययन किया। कौन सी चोटियां हैं, कौन सी नदियां कहां से निकलती है, उनका अध्ययन हम लोगों ने हिमालय के अंतर्गत। तीसरे टॉपिक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोगों ने अरावली पर्वतमाला यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को हमने देखा। और इसके अंतर्गत क्या क्या देखा, तो अरावली देखा, उसके बगल में यहाँ मेवाड़ था उसको देखा, उसके बगल में मालवा देखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने विंध्यन की पहाड़ियां श्रेणियां देखी, उसके बाद सतपुड़ा की श्रेणियां देखी। सतपुड़ा की श्रेणियों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां आती हैं, इनको भी हम लोगों ने कवर किया अभी तक। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखा। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि छोटा नागपुर के पठार में उत्तर में जो हजारीबाग का पठार है उसको देखा, दक्षिण में रांची का पठार है उसको देखा। इसके साथ साथ यहाँ राजमहल की पहाड़ियां थी, उसका अध्ययन हम लोगों ने अभी तक किया। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों ने दक्कन का पठार को देखा। दक्कन के पठार को मुख्य रूप से देखा। इसके अंतर्गत 3 पठार आते हैं, कर्नाटका का पठार, दक्कन ट्रैप और आंध्रा का पठार। तीनों पठारों को हम लोगों ने कवर किया है इसके अंतर्गत। उसके बाद बात करें तो हम लोगों ने प्रॉपर देखा दंडकारण्य प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से ये दंडकारण्य प्रदेश है, उसका अध्ययन करें, जो टिन धातु के लिए फेमस था, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके साथ अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल अर्थात नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनको देखा। और उनके साथ साथ उससे नीचे हम जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, और सबसे भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी जो है कार्डेमम की पहाड़ियां, इसका अध्ययन किया। उत्तर पूर्वी बात करें तो उत्तर पूर्वी के अंतर्गत हम लोगों ने गारो खासी जयंतिया, मिकिर, इनकी पहाड़ियों का अध्ययन किया। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जो पहाड़ियां थी उनको हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। आज हम मुख्य रूप से इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट की, और उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट की। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार, जैसे अंडमान निकोबार कितने पार्ट में डिवाइड है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद निकोबार। ठीक है, निकोबार का अध्ययन करेंगे, और इनके मध्य कौन कौन से, जैसे 10 डिग्री चैनल हो गया तो किसको अलग करती है, इनका भी अध्ययन करेंगे। बात करेंगे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कहाँ है, यहाँ पे एक नारकोंडम करके ज्वालामुखी है, उसका अध्ययन करेंगे। बैरन द्वीप यहाँ पे है, उसका भी अध्ययन करेंगे, ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है, तो इसका अध्ययन करने वाले। दूसरा अगर लक्षद्वीप के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं, जैसे मिनिकाय और लक्षद्वीप हो जाएगा। मिनिकाय अगर बात करें तो ये भारत लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकाय, और उसके मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सी रेखा स्थित है, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा संपूर्ण प्रायद्वीपीय। अगर बात करें तो भौतिक भूगोल को हम लोग कवर कर लेंगे। इसके साथ ही मुख्य रूप से बात करेंगे आज के टॉपिक के अंतर्गत, तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की संपूर्ण नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। भारत की संपूर्ण नदियों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम हम सिंधु की नदी की बात करेंगे। यहाँ पे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ की सारी नदियां कंप्लीट हो जाएगी। गंगा और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे, यहाँ की नदियां कंप्लीट हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्रा का अध्ययन करेंगे तो यहाँ की नदियां कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो इसके अंतर्गत हम इस नदियों का क्रम
से अध्ययन करेंगे। साथ साथ यह भी जानेंगे कि नदियों का पश्चिम से पूरब की तरफ कौन सा क्रम है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सा क्रम है, यहाँ से यहाँ तक की नदियों का क्या क्रम है, इन सारी चीजों का, और वहां पे कौन कौन सी झीलें स्थित है, इनका अध्ययन करने वाले। तो आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान की अगर बात करें तो इसके साथ साथ हम लोग तटीय मैदान और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के साथ साथ हम लोग अध्ययन करेंगे क्या? पश्चिमी घाट का। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग पश्चिमी घाट का भी अध्ययन करेंगे, और पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का भी अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना जरूरी है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय, ये देखिए पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं ये, ठीक है। ये जो श्रेणियां है ये पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं, और ये किससे बना है? तो ये भ्रंश घाटी से बनी है। ध्यान रखना, भ्रंश से, अर्थात इसका एक पार्ट क्या हुआ? धस गया, धसाव हुआ। ऐसे दो पार्ट है और एक पार्ट धस जाए तो ये भ्रंश का क्या हो जाएगा? घाटी का निर्माण हो जाता है। और इस धसे हुए भाग में अगर बात करें तो यहाँ पे अरब सागर में जो महासागर है, अरब महासागर है, इसके अंतर्गत क्या होगा? अरब सागर की तो नदियों द्वारा, यहाँ के समुद्र द्वारा जो गाद लाया गया, गाद और अवसाद लाया गया, उसके जमाव से यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हुआ, और उस मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। किंतु यहाँ की जो पश्चिम की तरफ यहाँ जो पहाड़ियां स्थित है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट किसे कहेंगे? तो यहाँ की जो पहाड़ियां स्थित है पश्चिम की तरफ, इनको कहेंगे पश्चिमी घाट। और पहाड़ियों के अगर बात करें पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये समुद्र द्वारा लाए गए अवसाद और गादों के जमाव से यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हुआ, उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है, इस चीज को आपने देखा। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम पश्चिमी घाट, और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट की अगर बात करें हम, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये वास्तविक कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है, वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। ये क्या है? तो ये गोंडवाना लैंड के विभंजन से, कैसे बना? तो विभंजन से बना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कैसे बना है? तो वो आपका हो जाएगा विभंजन से। गोंडवाना लैंड क्या है? भारत का ये जो प्रायद्वीपीय एरिया है, ये कौन से? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड से आप क्या समझेंगे? होता क्या था, इस चीज को आप समझिए। शुरुआत में क्या था, थोड़ा सा एक मिनट में समझ लीजिए। शुरुआत में एक संपूर्ण जो महाद्वीप है, सारे महाद्वीप वो इकट्ठा थे, और इसके चारों तरफ जलराशियां थी, समुद्र थे अर्थात। ठीक है, इसको क्या कहा गया? तो इसको पेंजिया कहा गया। इसको पेंजिया कहा गया, और इसके चारों तरफ जो विशाल जल राशि थी उसको पैंथालॉसा कहा गया। क्या कहा गया? तो उसको पैंथोलॉसा कहा गया। इसको पेंजिया कहा गया, और इसको क्या कहा गया? तो इसको पैंथोलॉसा कहा गया। इसको पैंथोलॉसा कहा गया। किंतु क्या होता है, ज्वारीय बल के कारण, इसमें क्या होता है, ज्वारीय और गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, इसका विभाजन होता है पेंजिया का, और ये दो पार्ट में विभाजित होती है। जो पार्ट उत्तर की तरफ गया उसे क्या कहा गया? तो उसे अंगारा लैंड कहा गया। उसे क्या कहा गया? तो उसे अंगारा लैंड कहा गया। किंतु जो पार्ट दक्षिण की तरफ गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया।
और ये जो दक्षिण का पार्ट गया उसी का एक पार्ट टूट के आया, ये आपका प्रायद्वीप बना। जो किससे टकराया? गोंडवाना लैंड का एक पार्ट टूट के किससे टकराया? तो आपका एशियन प्लेट से टकराया। ये क्या था? तो ये आपका एशियन प्लेट था, ध्यान रखेंगे। ये हिमालय का जो निर्माण हुआ उसके पूर्व आपका एशियन प्लेट था, और ये आपका गोंडवाना लैंड यानी कि आपका आया, ठीक है, इससे टकराया। तो दोनों के मध्य क्या हो गया? तो दोनों के मध्य से क्या हुआ? यहां पे हिमालय का निर्माण हुआ, और ये जो बीच में बची यहाँ पे हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हिमालय के यानी कि विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो इसलिए मैं बोला क्या हुआ? तो गोंडवाना लैंड के विभंजन से बना, अर्थात ये जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और इसके विभंजन से अर्थात इसके एक पार्ट में यहाँ में क्या हुआ? धंसाव हुआ। तो यहाँ पे एक घाटी का निर्माण हुआ, उसे कहा गया पश्चिमी घाटी। इसको आप लोगों ने समझा कि पश्चिमी घाट क्या है, तो ये समझा। और यहाँ पे जब यहाँ पे विभंजन हुआ यानी कि धंसाव हुआ, तो धंसाव हुआ तो गहरी खाई का रूप लिया, किंतु अरब सागर द्वारा लाए गए अवसाद और निक्षेपों से क्या हुआ? उस घाटी में बालू, मृदा, इन सारी चीजों का, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का जमाव हुआ, और उस जमाव से एक मैदान बना। उस जमाव से क्या बना? तो मैदान बना। तो वो पश्चिमी तटीय मैदान बना। आप देखेंगे पश्चिमी घाट के अंदर किससे हुआ? सर्वप्रथम समझे तो ये आपका हो गया, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपने देखा कि क्या बना? तो ये गोंडवाना लैंड के विभंजन से बना है। आपको एक एक चीज में प्रॉपर मैप में समझाने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता, ज्योग्राफी का बेसिक भी नहीं मालूम है, उसको भी समझ में आएगा सारी चीजें। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है ये गोंडवाना लैंड के विभंजन से बना। दूसरी अगर बात करें इसके विस्तार की, अगर बात करें इसके, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां से हो जाएगा? तो गुजरात में तापी नदी से लेके, ठीक है, कहां कहां हो जाएगा? तो गुजरात, उसके नीचे जाएंगे हम लोग तो महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे हम जाएंगे तो गोवा हो जाएगा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, उसके नीचे हम जाएंगे तो कर्नाटका हो गया। कर्नाटका, उसके नीचे हम जाएंगे तो केरल हो जाएगा। और उससे अगर पूरब की तरफ हल्का सा नीचे और पूरब की तरफ गए तो तमिलनाडु हो गया। तो ये प्रॉपर आपका एक क्वेश्चन हो गया कि पश्चिमी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है, अर्थात कितने राज्यों में है? तो टोटल 6 राज्यों में है, ध्यान रखना। कितने हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो टोटल 6 राज्यों में है। टोटल 6 राज्यों में है। अगर बात करें इसके लंबाई चौड़ाई की, अगर ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है पश्चिमी घाट की वो कितनी हो जाएगी? तो 16, लंबाई लिख लेते हैं यहां पे, दिख रहा आप लोगों को? हाँ, हो जाएगा। लंबाई आपका जो है ये 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की साथ, इसी के साथ ध्यान रखेंगे, ऊंचाई जो है वो 1000 से 1300, 1000 से 1300 मीटर ऊंचाई है। लंबाई आपका 1600 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग डिटेल कर रहे हैं। इसके साथ ही अध्ययन करेंगे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी मुख्य रूप से हैं। उसकी अगर बात करें तो कालसुई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा? कालसुई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र की जो चोटियां हैं, ये जो चोटियां हैं ये कौन सी? ये प्रॉपर पश्चिमी घाट में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो कालसुई है ये कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कालसुई हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी की जो स्थित है, अनाईमुडी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी, ये क्या है? तो ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है।
पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। पश्चिमी घाट के अंतर्गत अन्य चोटियां कौन कौन से देखा? तो कालसुई देखा, महाबलेश्वर के देखा, उसके बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ियां देखा। ये कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसके साथ पश्चिमी घाट के बारे में मुख्य रूप से हम किन चीजों का अध्ययन और करने वाले हैं? यहाँ की नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी, भीमा और कृष्णा की नदियां जो है कहां से निकलती हैं? गोदावरी, भीमा और कौन सी नदियां? तो आपका हो जाएगा कृष्णा। ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? तो ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो आपने अभी तक देखा पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत आप रफ और पेन लेके बैठेंगे और इन चीजों को प्रॉपर नोट्स करते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, आप बुकों में कई बार पढ़े होंगे और आपको याद नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आप मैप से प्रॉपर नहीं करेंगे, पश्चिमी घाट और पश्चिमी मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का अंतर नहीं समझेंगे। दूसरी बात, जब तक आप इन चीजों को प्रॉपर डिटेल में नहीं अध्ययन करेंगे, तब तक आप पढ़ेंगे और भूलेंगे। तो आप इसको नोट कीजिएगा प्रॉपर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मुख्य रूप से टॉपिक है पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से टोटल 4 लाइन की शब्द हैं, तो उसको भी आप देखेंगे। इसीलिए मैं दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं ताकि अंतर भी पता चले और प्रॉपर आपको डिटेल में यानी कि दिमाग में भी घुसे मैप के हिसाब से। इसको नोट करिएगा आप सभी लोग। नोट कीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बता देता हूं। जैसे एक दर्रा है यहाँ पे मुख्य रूप से थाल घाट, थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, कई बार पूछा गया है। थाल घाट, बोल घाट, उसके बाद पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और उसके बाद एक सेनकोट दर्रा आएगा। सेनकोट, ये सारे क्या है? पासेस अर्थात दर्रे हैं। ये क्या है? सारे तो दर्रे हैं, ठीक है? इनका अंतर भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसको आप नोट कीजिएगा। और इसको मैं मिटा रहे हैं ताकि इसको अंतर समझा सके। बात करेंगे सर्वप्रथम थाल घाट दर्रा जो है, ये सारे कहां स्थित है? तो ये सारे पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे हैं। पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे हैं और इनकी बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थाल घाट दर्रा जो है वो किसके और किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नासिक प्लस, नासिक और मुंबई के मध्य। नोट कीजिएगा, कई बार पूछा गया है। थाल घाट दर्रा जो है किनके किनके मध्य स्थित है? तो आपका हो जाएगा नासिक प्लस मुंबई। नासिक और मुंबई के मध्य स्थित है थाल घाट दर्रा। भोल घाट दर्रा की अगर बात करें तो मुंबई और पुणे के मध्य स्थित है। मुंबई और पुणे के मध्य। इसके बाद एक देखेंगे आपका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा पलक्कड़, केरल का पलक्कड़। और ये जोड़ता है किसको? तो कोयम्बटूर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है ये? तो पलक्कड़ टू कोयम्बटूर, कोयम्बटूर पालघाट दर्रा हो जाएगा। और पालघाट पा से पालघाट होता है, पा से पलक्कड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, मुंबई से पुणे जाते समय, मुंबई से पुणे जाते समय भोर हो गया तो भोर घाट दर्रा याद हो जाएगा आपको। तीसरा अगर सबसे लास्ट देखेंगे, सेनकोट दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम, केरल का तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? तो तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे ये 4 दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, उनका भी हो जाएगा। इसके साथ हम मुख्य रूप से जानेंगे
तटीय मैदान के अंतर्गत कहां से कहां के तटीय मैदान, इसका अध्ययन करने वाले हैं हम। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी लोग, और फिर आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत। पश्चिमी तटीय मैदान, आपने अभी तक पश्चिमी घाट देखा, घाट अर्थात ये जो रेड कलर है, ये पहाड़ियां जो हैं उनको देखा, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, कालसुई की पहाड़ियां, ठीक है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, इनका अध्ययन आपने किया, और यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं उनको अध्ययन किया। अब इन पहाड़ियों के मध्य जो है, ये एक मैदान का निर्माण जो हो गया है अरब सागर द्वारा लाई गई, किसके निक्षेपों और गादों से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसका अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान। इसका तो इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो सर्वप्रथम तो यह समझेंगे हम कि इसका विस्तार कितना है। विस्तार को समझेंगे। विस्तार की अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक हो जाएगा, तो ये आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, वही सेम हो जाएगा, गुजरात से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कहां तक, कन्याकुमारी तक, गुजरात से तमिलनाडु हो जाएगा। दूसरा हम क्या देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत, कि इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी लोग कई बार पढ़े हैं। तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, उनको भी हम अध्ययन करने वाले हैं। 4 भाग की अगर बात करें तो सर्वप्रथम आपका हो जाएगा गुजरात का मैदान या तट, सर्वप्रथम आपका हो जाएगा चार भागों में बांटा गया, जिसमें पहला हो जाएगा गुजरात का मैदान या तट, मैदान या तट। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा कोंकण का मैदान, कोंकण का मैदान हो जाएगा। तीसरा हम क्या हो जाएगा, तो तीसरा हमारा हो जाएगा कन्नड़ का मैदान, और चौथा और लास्ट हमारा हो जाएगा मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान। तो आपने देखा पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसे मुख्य रूप से कितने पार्ट में बांटा गया है, तो उसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो आपका गुजरात का मैदान सर्वप्रथम हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोंकण का मैदान है, ये कोंकण का मैदान, ये गुजरात का मैदान हो जाएगा, कच्छ के रन वन वाला पूरा एरिया जो है ये गुजरात का मैदान हो जाएगा, ये कोंकण का मैदान हो जाएगा, उसके बाद आपका कन्नड़ का मैदान हो जाएगा, और ये आपका हो गया, ये जो मैदान है तो ये आपका मालाबार लिखा है, ठीक है। मालाबार का जो मैदान है ये हो जाएगा, इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। अब देखेंगे गुजरात का जो मैदान है या तट है उसका विस्तार कहां से है, तो इसका गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है ये वाला जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजरात का मैदान, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र।
गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र जो है वो गुजरात के मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोंकण का मैदान। दमन और महाराष्ट्र, ये कहां से हो जाएगा? तो दमन से गोवा के मध्य, दमन से गोवा के मध्य का मैदान जो है वो कौन सा मैदान हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कोंकण का मैदान। तीसरा हमारा आ जाएगा कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान का अगर विस्तार करें तो ये कहां से हो जाएगा? तो ये गोवा से मंगलुरु तक, गोवा से मंगलुरु तक, मंगलुरु तक, मंगलुरु तक। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान की बात करें तो मंगलुरु टू कन्याकुमारी, मंगलुरु से मंगलुरु से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है मालाबार का मैदान। तो ये आपका था। कई बार आपने से पूछा गया होगा कि जैसे मालाबार का मैदान कहां से कहां तक स्थित है, ये कई बार दे दिया है। गुजरात का मैदान थोड़ा सा कम पूछता है, बाकी कोंकण, कन्नड़ और मालाबार ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। कौन कौन से? तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार का मैदान पूछता है ज्यादातर। इसमें मालाबार उसका फेवरेट है। और पूछता क्या है कि मालाबार के मैदान की आपको विकल्प देगा, गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु से गोवा, दमन से मंगलुरु दे देगा, मंगलुरु से कन्याकुमारी। तो मालाबार, माँ से देखिए, माँ से मालाबार हो जाएगा और माँ से हो जाएगा मंगलुरु। तो मंगलुरु से शुरू होगा और उसके नीचे जाएगा कन्याकुमारी, यानी कि तमिलनाडु के बॉर्डर तक जाएगा। तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से आप उसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसका अध्ययन कर लिए हैं। इसके साथ ही समझ लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका मालाबार का मैदान है, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक झील है और उस झील में क्या होती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, लेगून झील है। उस चीज को भी आप थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, मिटाए इसको, नोट कर लिए आप सभी लोग? ये आपका है मालाबार का मैदान, ध्यान रखेंगे। कहां से? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मालाबार का मैदान जो है मंगलुरु टू कन्याकुमारी। मां से मालाबार, मां से मंगलुरु टू कन्याकुमारी। मंगलुरु टू कन्याकुमारी के मध्य। ठीक है, इस किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे कौन सी झील हो जाएगी? तो यहाँ की एक लेगून झील है जिसका नाम क्या है? तो पुन्नामुदा एक नाम है। पुन्नामुदा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और जब मैं लैगून झील उसको बोलूं कि लैगून झील ये है, तो इसका अर्थ ये है कि समुद्र, यानी कि ये जो समुद्र की नदियों से निर्मित जो झील होते हैं, यहाँ पे जैसे कोई गाद जमा हो जाए और यहाँ का पानी अलग हो जाए समुद्र से। ठीक है, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट आपका हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ कोई गाद वाद जमा गया और समुद्र का कुछ पानी समुद्र से अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये एक झील का रूप ले लेगा। और झील में भी कौन से प्रकार की झील होती है? तो ये आपका हो जाएगा लैगून झील। ठीक है, तो पुन्नामुदा जो क्या है? तो ये लैगून झील है, कहां पे? केरल में स्थित है। और यहाँ पे क्या होती है? तो यहाँ पे एक नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। नौका दौड़ प्रतियोगिता। तो ये आपने देखा मालाबार तट के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या इंपॉर्टेंट था उसका आपने देख लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या देखेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान की एक कौन सी विशेषता है? प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण के लिए पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? तो महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक भी शब्द हम लोगों को छोड़ना नहीं है जो एग्जाम के पर्पज से सही है, इंपॉर्टेंट है।
तो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए कौन सा तट हो जाएगा? तो पश्चिमी तटीय जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट या तट जो है वो क्या है? तो वो सुगम है, यानी कि उसके लिए बेहतर है। कौन सी? पश्चिमी घाट। किसके लिए? तो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए। और बात करेंगे, यहां इसके ऊपर आपने कन्नड़ देखा था, मालाबार के ऊपर आपने कन्नड़ का मैदान देखा था, और ये किस लिए फेमस था? तो ये फेमस था मसालों के लिए, ध्यान रखेंगे, मसालों के लिए। उसके ऊपर आपने कोंकण का मैदान जो देखा, ठीक है, वो किस लिए फेमस था? तो कोंकण का मैदान जो दमन से लेके गोवा तक था, ध्यान रखेंगे, और गोवा से आपका मंगलुरु हो गया, गोवा से मंगलुरु आपका क्या हो गया था? तो कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया था। और यहां पे आपका जो कोंकण था वो किसके लिए फेमस था? तो ध्यान रखेंगे, कोंकण किसके लिए फेमस था? तो वो आपका था साल और सागवन के लिए, साल और सागवन के लिए। इसमें आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, मसालों के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कन्नड़ का मैदान जो है, कन्नड़ मसालों के लिए। और मालाबार का जो एरिया है वो किस लिए? तो नौका दौड़ प्रतियोगिता, यानी कि पुन्नामुदा जो झील है, कहां है? तो केरल में स्थित है, और इस झील में क्या होती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पुन्नामुदा जो झील है वो किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। तो ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, हम लोगों ने संपूर्ण रूप से कवर कर लिया। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट एक साथ हम लोगों ने कवर किया। अब हम कवर करेंगे पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि पूर्वी घाट। ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, यहाँ की पहाड़ियां, और उसके बाद यहाँ पे जो निर्मित मैदान हुए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। और यहाँ किसके? तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की जो लहरें हैं समुद्र की, वहां से कौन से मैदान का निर्माण हुआ? तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। पूर्वी घाट अथवा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट आपने समझा, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट कहेंगे। और यहाँ की, यानी कि समुद्र द्वारा जो यहाँ मैदान निर्मित हुआ, समुद्र के गाद या अवक्षेपों द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? तो पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। पूर्वी घाट के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे तो पूर्वी घाट क्या है? तो यह आसंतत क्या हो जाएगा? आसतत श्रृंखला है। असतत श्रृंखला है, अर्थात क्या है? कटा छटा है यह। क्यों? क्योंकि नदियों, कई सारी नदियां यहां आती हैं, जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वैगेही हो गया, ये सारी नदियां आती हैं, जिससे क्या करती हैं? तो इस तट को क्या करती हैं? तो कट कर देती हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं? तो ये असतत श्रृंखला है, अर्थात कटापटा, यानी कि कटा छिटा मैदान है। दूसरा अगर हम देखेंगे इसके बारे में, तो इसकी विस्तार की अगर बात करें तो ये कहां से कहां तक है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक। विस्तार की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा टू तमिलनाडु। उड़ीसा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। दूसरी बात अगर हम समझेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो उसकी ऊंचाई आपने देखा था, कितना था? पूर्वी तटीय मैदान की ऊंचाई आपने देखा था लगभग कितना था? तो 1300 मीटर। और पश्चिमी तटीय मैदान की ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा? तो 1000 मीटर हो जाएगा। अर्थात क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान अधिक ऊंचा था और पूर्वी तटीय मैदान कम ऊंचा है। इसीलिए क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो कहां? तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई अधिक है और यहाँ की ऊंचाई कम है। दूसरा हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ की कुछ पर्वत चोटियां देख लेंगे, जैसे बेलीकोंडा, यहाँ आपका हो जाएगा बेलीकोंडा,
बेलीकोंडा हो गया, यहां आपका नल्ला मलाई हो जाता है। ठीक है, बेलीकोंडा हो जाता है, नल्ला मलाई हो जाएगा, फिर पालकोंडा हो जाएगा, फिर पंचमलाई श्रू मिलाई हो जाएगा। यहां ध्यान रखेंगे, यहां आपका पालकोंडा हो जाता है, फिर पंचमलाई हो जाता है। इसमें से आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना याद रखना, नल्ला मलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा का क्रम याद कर लेना बस। बेलीकोंडा, नल्ला मलाई, नबेलीकोंडा और पालकोंडा। नबेली एक शब्द बनेगा, नबेली, ना से नल्ला मलाई हो जाएगा, बा से बेलीकोंडा हो जाएगा। इसको इतना सिर्फ ध्यान रखना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका पूर्वी घाट की जो क्या है, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, उन वो है। दूसरी हम इसके बारे में समझेंगे, नोट कर लिया आप लोग। दूसरा हम देखते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के अंतर्गत इतना ही था इसके बारे में। उसके बाद हम पूर्वी तटीय मैदान का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जहां आप लोग सीखेंगे कौन कौन सा, तो उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, कहां से कहां तक कोरोमंडल तट हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो पूर्वी तटीय मैदान को मुख्य रूप से आपका सर्वप्रथम देखेंगे तो आपका हो जाएगा उत्कल तट, उत्कल तट। उसके बाद आपका उत्तरी सरकार, और उसके बाद आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट अर्थात पूर्वी तटीय जो मैदान है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मैदान मुख्य रूप से कितने, तो उत्कल तट हो जाएगा, उत्कल तट हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तरी सरकार, और उसके बाद आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार की अगर बात करें तो महानदी से कृष्णा, सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्कल तट। तो उत्कल तट की अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी यहां पे एक है, स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के पठार से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक। और ये आपका हो जाएगा महानदी से कृष्णा तक। कृष्णा कौन सी है, तो कृष्णा नदी तक, ठीक है। और कृष्णा से आपका हो जाएगा, कृष्णा से कन्याकुमारी तक। कृष्णा से कन्याकुमारी तक, ये क्या हो गया, तो ये आपकी पूर्वी तटीय मैदान का डिवीजन हो गया। कितने भागों में, तो 3 भागों में। ध्यान आपको क्या रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम उत्तरी सरकार का कहां से कहां तक, तो महानदी से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार बोलते हैं। और कोरोमंडल तक, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो का से कोरोमंडल तक, का से कृष्णा टू कावेरी, कन्याकुमारी, कृष्णा टू कन्याकुमारी। तो ये आपने देखा पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम और किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे कन्याकुमारी, गोदावरी और कृष्णा नदियों का एक डेल्टा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कोल्लेरू, कोल्लेरू झील यहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पूछा गया है किन नदियों के मध्य स्थित है, तो कौन कौन सा हो जाएगा। कोल्लेरू झील की अगर बात करें तो ये किन नदियों के मध्य स्थित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य। ये आपका कौन सी नदी है, तो ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है, और इनके मध्य स्थित है कौन सा, तो कोल्लेरू झील स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दिया। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा, तो चिल्का झील हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झील है कोल्लेरू झील हो जाएगा।
अगला हम अध्ययन करने वाले हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। आपने पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का आपने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट हम अध्ययन करने वाले हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। प्रमुख द्वीप समूह के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किन द्वीपों का बात करने वाले हैं, तो वो हमारी बात होने वाली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने वाले हैं लक्षद्वीप भारत का। भारत के दो मुख्य जो द्वीप समूह हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो अंडमान निकोबार को सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, सर्वप्रथम हम अंडमान निकोबार देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आपके लिए बेहतर मैप लेके आया है, ठीक है। क्या है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो इसे मुख्य रूप से सर्वप्रथम इसका मैप को थोड़ा सा समझेंगे। इसको क्या कहते हैं, अंडमान, ठीक है। ये उत्तर की तरफ जो है वो अंडमान है, और नीचे की तरफ जो ध्यान देंगे तो वो आपका हो जाएगा निकोबार। सर्वप्रथम अंडमान देखेंगे, और ये आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार, और ये आपका लिटिल अंडमान हो जाता है। ये आपका निकोबार द्वीप समूह है सबसे दक्षिण में, और यहीं पे आपका स्थित है क्या, तो इंदिरा पॉइंट। ये है आपका इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहां स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अंडमान निकोबार में सर्वप्रथम उत्तरी अंडमान, दूसरी अगर हम देखेंगे तो ये आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अंडमान, ध्यान रखेंगे। ये आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। ये आपका दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। ये दक्षिणी अंडमान हो गया, ये आपका मध्य अंडमान हो गया, और ये आपका हो गया उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान हो गया। अब हम अध्ययन करने वाले हैं अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, और वो कहां स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सबसे पहले होगा आपका उत्तरी अंडमान, ध्यान रखेंगे। इनकी साइज को थोड़ा सा, उत्तरी अंडमान, उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य अंडमान, उसके बाद आ जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान। ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी होगा कुछ चीजें समझने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिटिल अंडमान आएगा, ध्यान रखना। लिटिल अंडमान आएगा। तो ये अंडमान निकोबार अंडमान जो है वो 4 भागों में डिवाइड है। उसके बाद हम देखेंगे निकोबार की अगर हम बात करें तो आपका निकोबार के अंतर्गत सर्वप्रथम देखेंगे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। तो अंडमान के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 आइलैंड, और निकोबार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आइलैंड है। अब ये इसका हम फर्क समझेंगे। अंडमान निकोबार एक प्रॉपर पूरा आइलैंड है, और इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें तो ये कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहां हो जाएगा, कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहां स्थित है, तो वो आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सर्वप्रथम ये जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो सैंडल चोटी है।
और ध्यान रखेंगे ये कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित। सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। दूसरा आपने देखा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ थी, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे दो ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, और ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। दूसरा भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा नारकोंडम। ध्यान रखेंगे नारकोंडम यहां लिखा है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप जो था वो अंडमान निकोबार का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो नारकोंडम कौन है, तो ये आपका मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। कौन सा, तो नॉर्थ अंडमान के पूरब में स्थित हो जाएगा नारकोंडम, और मध्य अंडमान के पूरब में स्थित हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बैरन द्वीप जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत अभी आप लोगों ने इतना देखा है, इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो टोटल ये कितने द्वीपों से बना है, तो 572 द्वीपों से बना है। ध्यान रखना, टोटल 572 द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो अंडमान, उत्तरी अंडमान जो है, अंडमान टोटल है वो 4 आइलैंड मुख्य रूप से मिलकर बना, और निकोबार जो है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम 3 आइलैंड को मुख्य रूप से समझेंगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में ही क्या स्थित है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो कहां स्थित है, तो ग्रेट निकोबार के स्थित है। दूसरी बात हम लोग क्या समझेंगे, इसको मैं मिटा रहे हैं, आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात हम लोग कुछ और समझने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहां पे स्थित है, तो हम लोग प्रॉपर एक भाषा में तो समझ जाते हैं कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये किसका क्वेश्चन है, तो 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है, अंडमान निकोबार। ऐसे क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं आज के टाइम पे, तो ग्रुप डी में। उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका चेंज हो गया। अब पूछता है 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है, और विकल्प क्या देता है, तो विकल्प देता है मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप के मध्य, ऐसे आपको ऑप्शन देता है। किंतु हम समझेंगे कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार के मध्य तो स्थित है, लेकिन कौन से अंडमान, तो आपका लिटिल अंडमान जो है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के समूह के मध्य क्या स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करती है, तो लिटिल अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह। ये क्वेश्चन हुआ किसका, तो आरओ, ठीक है, आरओ या थोड़ा सा ग्रुप डी से ऊपर जाएंगे, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, इन सारे में क्वेश्चन में कौन सा पूछे जाएंगे, तो आपका 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है, ऑप्शन होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। दूसरी आप बात करेंगे, आपने देखा होगा एक पासेस है डक्कन पास। डक्कन पास, डक्कन पास कहां स्थित है, तो ध्यान रखेंगे डक्कन पास जो है ये आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्या, तो डक्कन पास, डक्कन पास कहां स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपने देखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के समूह के मध्य स्थित है। ग्रेट निकोबार और एक इंडोनेशिया का एक द्वीप हो जाता है, इससे नीचे है ग्रेट निकोबार के नीचे अगर हम जाएंगे तो इंडोनेशिया का एक द्वीप हो जाता है सुमात्रा। ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार ये क्या है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कहां स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, जिसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार स्थित में, और ग्रेट निकोबार के अगर दक्षिण में जाएंगे तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 डिग्री चैनल कौन सा, तो 6 डिग्री जो चैनल है किसे अलग करता है, तो ये अलग करता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को।
क्या हो जाएगा? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। और सुमात्रा किसका पार्ट है? तो इंडोनेशिया का सबसे ऊपरी हिस्सा है सुमात्रा। तो ये आपने देख लिया 6 डिग्री चैनल आपने मुख्य रूप से यहां देखा। 10 डिग्री चैनल आपने देखा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक जो है वो कहां स्थित है उसको आपने देखा। यहाँ की राजधानी आपने देख लिया, राजधानी कौन सी थी? तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी? तो पोर्ट ब्लेयर थी। और पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है उसकी स्थिति आपने देख लिया। ठीक है, यह सैंडल पीक थी जो सबसे उत्तरी, यानी कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कहां थी? तो आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। ठीक है, सैंडल पीक। राजधानी कहां थी अंडमान निकोबार की? तो आपकी दक्षिणी अंडमान में देखा। उसके बाद यहां पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी थी बैरन द्वीप, और ये कहां स्थित था? तो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित था। और उसके बाद एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम जो था वो कहां से था? तो वो आपका उत्तरी अंडमान में था। ठीक है, निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी नारकोंडम कहां था? तो उत्तरी ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में स्थित था। इसके साथ आपने देखा यहां पे एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहां स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान निकोबार, एक साधारण भाषा में हो गया, और दूसरी भाषा में अगर देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य स्थित है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। 6 डिग्री चैनल कहां स्थित है? तो ग्रेट निकोबार, यानी कि सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार, जहां पे भारत की सर्वोच्च यानी कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। तो वहां से और सुमात्रा के मध्य क्या स्थित है? तो 6 डिग्री चैनल स्थित है। और कुछ बचा इसमें? तो मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी बचा हुआ है अभी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ध्यान रखेंगे यहां पे एक म्यांमार का कोको द्वीप है। किसके अंडर में आता है? तो म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार के अंदर में आता है कोको द्वीप। और कोको आपकी जल संधि है, और किसके किसके मध्य है? तो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य एक आपका कोको आइलैंड था, और यहाँ पे कोको जल संधि स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कोको जल संधि किसके किसके मध्य? तो भारत और म्यांमार के मध्य। भारत में भी किसके? तो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो भारत और म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लक्षद्वीप, और यही हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा लास्ट। ये हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में मुख्य रूप से हम ये जानेंगे 36 द्वीपों से मिलकर बना। 36 द्वीपों से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलकर बना है। लक्षद्वीप का एक ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें 2 मिनी काय और लक्षद्वीप, मिनी काय और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का ही द्वीप है मिनी काय, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप का मिनी काय है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे स्थित है मालदीव, उसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मालदीव। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है मालदीव और मिनी काय के मध्य क्या स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखेंगे 8 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव और मिनी काय के मध्य। किंतु मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य? तो मालदीव मिनी काय के मध्य। और 9 डिग्री चैनल किसके मध्य? तो मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य देखा था? तो अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी कौन अंडमान? तो लिटिल अंडमान। और निकोबार में कौन निकोबार? तो कार निकोबार के मध्य था। तो इसके बारे में मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। राजधानी आपकी कवरत्ती हो गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश का एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप समूह है कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
श्रीहरिकोटा कहाँ हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से यह अलग करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप बात करेंगे श्रीहरिकोटा के बारे में, तो पुलिकट झील ध्यान रखेंगे श्रीहरिकोटा के संदर्भ में। और दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? तो दूसरा आप ध्यान रखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये भी आपका श्रीहरिकोटा पे ही स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहां हो जाएगा श्रीहरिकोटा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के तट पे हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं। ये आपका उड़ीसा के तट पे स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, वो कहां हो जाएगा? तो वो उड़ीसा हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। श्रीहरिकोटा आपने यहां देख लिया, पुलिकट झील यहां देख लिया, कोलेरू झील यहां पे है, उसको मैं आपको बताया था। कोलेरू झील यहां पे था, ठीक है। कहां पे? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है कोलेरू झील। तो ये आपने देख लिया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, भारत के प्रमुख आइलैंड, जिसके अंतर्गत आपने अंडमान निकोबार को समझा, उसके बाद लक्षद्वीप को समझा, उसके बाद कुछ जो मुख्य द्वीप समूह थे, जैसे श्रीहरिकोटा हो गया, उसके बाद अब्दुल कलाम द्वीप जो हो गया, इन सारी द्वीपों को आपने समझा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नदियों, यानी कि अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम संपूर्ण डिटेल में प्रॉपर नदियों का ट्रिक के साथ अध्ययन करने वाले हैं। और नदियों में ही प्रॉपर हम बात करें तो उसमें हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक लेके आएंगे। कौन कौन सी? तो ये आपका हो जाएगा, सर्वप्रथम हो जाएगी सिंधु और उसकी सहायक नदी। सर्वप्रथम हम समझेंगे अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की जो मुख्य अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां हो जाएगी। दूसरा आपका हो जाएगा गंगा, कौन सी नदी कहां से निकलती है सारा हम देखेंगे। गंगा नदी और उसका अपवाह तंत्र, इसी के साथ गंगा नदी में ही यमुना, सारी नदियां आ जाएंगी उत्तर भारत की। तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत संपूर्ण हम उत्तर भारत की नदियों को समझ लेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत संपूर्ण हम किसका अध्ययन करेंगे? तो उत्तर भारत की नदियां, ये उत्तर पूर्वी भारत की नदियां। और ये आपका हो जाएगा सिंधु के अंतर्गत सारी नदियां, जैसे सीझे चरास एक ट्रिक है, ठीक है, सीझे चराक। बाकी मैं आपको पूरा बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। सीझे चरास, तो यहां सी से हो जाएगा सिंधु, झा से झेलम, चा से चेनाब, रा से रावी, सा से सतलज। आपको ऐसे याद कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात ये, सिंधु हो जाएगा, झेलम हो गया, तो झेलम पे कौन कौन से बांध स्थित है? तो झेल नदी, तू किसको? झेल नदी, झेल उरी तू मंगल को, झेल उरी तू मंगल को ट्रिक बताऊंगा। मंगल को, जैसे झे से झेलम न उरी बात परियोजना, तुलवुल मंगला डैम और को से कोल डैम कहां स्थित है? तो ये आपका झेलम पे हो गया। सारी नदियों का ट्रिक मैं आपको बताने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा, चौथा अगर हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो जाएंगी, जहां हम प्रॉपर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नदियों का प्रॉपर हम क्रम देखेंगे, उनका उद्गम स्थल देखेंगे, कहां से निकलती है, कहां जाती है, कौन सी झील उसमें स्थित है और इन पे कौन से मुख्य रूप से बांध जो है और कौन से आपके जलप्रपात स्थित है, उन सारी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्या हो जाएगा? तो अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र अर्थात इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? तो नदियों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम उन टॉपिक को लेके आए हैं जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत का सामान्य परिचय, भारत की सर्वोच्च पहाड़ियां, पठार, नदियां, उन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे और किन चीजों का अध्ययन करेंगे? तो वहां पे सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड का, जहां 9 ग्रहों का अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद मुख्य रूप से आती है मैपिंग से, मैपिंग से क्वेश्चन आता है, तो संपूर्ण मैपिंग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। दूसरी बात, क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि चैनल बहुत दिन से चल नहीं रहा था और इसको चलाना शुरू किया है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। बाकी चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।